Today I am here to deliver a lecture on generation of sinusoidal voltage. Okay. So what is sinusoidal voltage? Generally जब कोई वोल्टेज का फंक्शन फ्लक्चुएटिंग हो और वो रेगुलर इंटरवल में फ्लक्चुएट कर रहा हो तो उसे हम साइनसॉइडल वोल्टेज बोलते हैं। जैसा कि आज हम देखते हैं कि हमारे न केवल होम अप्लायंसेस में बल्कि डोमेस्टिक पर्पस इवन इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी हम साइनसॉइडल वोल्टेज या फिर एसी वोल्टेज का उपयोग करते हैं। चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर एसी वोल्टेज है क्या, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। जनरली एसी वोल्टेज में क्या है कि जो आपका मैग्नीट्यूड बोल लीजिए आप उसको, मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो से स्टार्ट होके एक पॉजिटिव पीक तक जाता है। अगेन पॉजिटिव पीक से लेके वो आता है आपके ज़ीरो तक, ज़ीरो से जाएगा नेगेटिव पीक तक और नेगेटिव पीक से ये अगेन जाएगा आपके ज़ीरो लेवल तक। ओके, तो आखिर एसी वोल्टेज में दो चीज़ें आपकी मेन फैक्टर आप बोल सकते हैं उनको। जैसा कि पहला फैक्टर उसमें है आपका फ्रीक्वेंसी और सेकंड वन इज़ इम्पीडेंस। ओके, तो फ्रीक्वेंसी जैसा आप जानते हैं कि नंबर ऑफ अल्टरनेशन पर सेकंड इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी, इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। और इसके अलावा जो मेजर डिफरेंस है आपके डीसी और एसी में, डीसी एसी क्या है हम समझते हैं इसको आगे, लेकिन इन दोनों के बीच का जो मेजर डिफरेंस है वो आपका फ्रीक्वेंसी है और सेकंड जो आपका डिफरेंस है वो है आपका रेजिस्टेंस। क्योंकि जब भी आप डीसी सोर्स को यूज़ करेंगे तो डीसी सोर्स में आपका होगा क्या कि वहाँ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी और दूसरी चीज़ जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो प्योर ओहमिक होगा। ओहमिक इन द सेंस कि वहाँ कोई आपका कैपेसिटिव इफेक्ट नहीं होगा और ना ही कोई आपका इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ओके, जबकि बात करेंगे आप एसी की तो एसी वोल्टेज में जो आपका रेजिस्टेंस है वो ओहमिक भी हो सकता है। ओके, इसके अलावा वो आपका रिएक्टिव भी हो सकता है। रिएक्टिव इन केस कि अगर मान लीजिए वो इंडक्टिव है या फिर वो कैपेसिटिव है। ओके, तो सबसे पहले बात आती है कि एसी आई कहाँ से, एसी को जनरेट करने का क्या मकसद है और क्या इसका बेस है कि आखिर कहाँ से हम इसको जनरेट करते हैं। तो बात करें एसी को जनरेशन की तो आप जो यहाँ देख पा रहे हैं कि फैराडेज लॉ। ओके, तो फैराडे जैसा कि एक बहुत मशहूर नाम है आपकी न केवल फिजिक्स में बल्कि केमिस्ट्री और बहुत सारी फील्ड्स में, क्योंकि फैराडे जी का बहुत सा योगदान है आपके फिज़िक्स और मतलब मॉडर्न साइंस जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको आज इस लेवल तक ले जाने के लिए फैराडे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ में। ओके, तो फैराडे लॉ जैसा कि आप शुरू की 3 लाइन में देख पा रहे हैं कि वेन एवर देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन। ओके, प्लीज़ कैच द की पॉइंट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। वेन एवर देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें ये आपका कंडक्टर रखा है उस मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ बात हो रही है, तो एन ईएमएफ गेट्स इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। ओके, तो कहने की बात यह है कि जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उन दोनों के बीच की रिलेटिव मोशन, ओके, तो यहाँ की पॉइंट क्या रहा अपना रिलेटिव मोशन, इसको हम आगे समझते हैं कि दोनों के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगी तो क्या होगा कि आपका जो कंडक्टर है उसमें एक ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो आपका प्रोड्यूस होगा। ओके, तो यहाँ जो आप सेटअप देख पा रहे होंगे इसमें आपका एक कॉइल लगा हुआ है, उसके नीचे गैल्वेनोमीटर है, एक बार मैग्नेट है और ऊपर जो आप डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट देख पा रहे होंगे ये एन टू एस और एस टू एन दोनों में से कोई भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी मोशन। ओके, तो जब भी ये मैग्नेट मूव करेगा आपका कॉइल के आसपास से तो क्या होगा, जो गैल्वेनोमीटर में है इसमें आपको एक फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी हो सकता है, ज़ीरो से हो सकता है ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए और वेदर इट इज़ गो टू नेगेटिव डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन दी मोशन। ओके, तो ये सेटअप है जो फैराडे ने अपने लॉ के दौरान यूज़ किया था। ओके, तो जब उन्होंने मैग्नेट को यहाँ से पास किया तो उनको फ्लक्चुएशन देखने मिला अपने गैल्वेनोमीटर में। ओके, नेक्स्ट, अब रिलेटिव मोशन क्या है, जो की पॉइंट था हमारी पहली स्लाइड से उसको हम यहाँ ले गए आए हैं कि आखिर रिलेटिव मोशन बात क्या है। तो इस डायग्राम से मैं आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि आखिर रिलेटिव मोशन है क्या। अब आप यहाँ आप देख रहे होंगे ए बी सी,
तीन डायग्राम हैं और तीनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, अभी आप बोल सकते हैं कि मूव कर रहे हैं। जब आप ए को देखेंगे तो ए जा रहा है आपका राइट टू लेफ़्ट और उसकी स्पीड जो इस टाइम है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, और इसी टाइम बी आपका जो है वो लेफ़्ट टू राइट आ रहा है और उसकी जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, बट सी इज स्टेबल। ओके, तो जब हम ए की डायरेक्शन को, ए की स्पीड को बोल रहे हैं, सॉरी, कि ये 4 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, इसको हम बोल रहे हैं सी के रिस्पेक्ट में, बिकॉज सी कहीं नहीं जा रहा, सी अपनी जगह पे स्टेबल है। ओके, तो जो हम देख रहे हैं कि ए जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो वो हम बोल रहे हैं उसको सी के रिस्पेक्ट में। ओके, और नेक्स्ट जैसा हम बी को बोल रहे हैं कि वो 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो उसको भी हम बोल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट ऑफ सी। ओके, लेकिन अगर हम बात करें कि ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन क्या है, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फिर हमें यहाँ दो चीज़ें देखना पड़ेंगी। फर्स्ट वन इज़ देयर डायरेक्शन और सेकंड वन इज़ देयर स्पीड। ओके, सो जब हम बात करेंगे इन दोनों की, तो हमें यहाँ वेक्टर एनालिसिस लगाना पड़ेगा, जिससे हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए वो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, ओके, ए इस साइड से बी इस साइड से, ओके, तो दोनों की स्पीड इस टाइम क्या होगी, एडअप हो जाएगी। मतलब 4 की स्पीड से ए आ रहा है और 3 की स्पीड से ये आ रहा है। ओके, तो फाइनल स्पीड जो होगी वो 7 मीटर पर सेकेंड होगी। बट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ए 1 सेकेंड में 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और सी को 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 सेकेंड से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आफ्टर 1 सेकेंड दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होगा। ओके, क्योंकि ए 4 मीटर चल गया और आपका बी 3 मीटर चल पाए, तो दोनों के बीच में जो 1 मीटर का डिफरेंस है वो होगी रिलेटिव मोशन। अब हम बात करते हैं कि हमें रिलेटिव मोशन की ज़रूरत कहाँ है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि मूवमेंट ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कि अगर कंडक्टर आपका मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, वो मोशन, और या फिर मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्टर। और सेकंड चीज़ क्या है कि या तो फिर मूवमेंट होना चाहिए आपके मैग्नेटिक फील्ड में, वो भी आपके कंडक्टर के रिस्पेक्ट में। तो आई थिंक यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होगा कि आखिर रिलेटिव मोशन क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सिंगल फेज़ जनरली एसी होगी, वो आपकी सिंगल फेज़ होगी और 3 फेज़ होगी। 3 फेज़ चूँकि हमने अभी यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, इसको हम फर्दर नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन सिंगल फेज़ में आपको कुछ चीज़ें समझने की हैं कि जैसे आप ये वेवफॉर्म देख पा रहे हैं, इसमें 0 डिग्री से जो आपकी वेव जा रही है वो जा रही है प्लस वी मैक्स तक। वी मैक्स मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अगेन आप देखेंगे कि ये 180 डिग्री पे टच कर रही है आपकी टाइम एक्सिस को। ओके, मतलब यहाँ इसकी वैल्यू फिर से 0 है और अगेन ये जा रही है नेगेटिव पीक पे, जहाँ है नेगेटिव वी मैक्स, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद लास्टली ये जा रही है 360 डिग्री पर फिर से टाइम एक्सिस को टच कर रही है, मतलब यहाँ इसकी वैल्यू फिर 0। तो यहाँ हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो कंप्लीट टाइम लग रहा है 0 से लेके अगेन 0 तक जाने में, तो ये इसका होगा टाइम पीरियड। ओके, और इस पीरियड को कवर करने में जो भी मतलब इस पीरियड को कवर करने में जितना टाइम लगा वो इसका हुआ टाइम पीरियड। और 1 सेकेंड में इसने जितने भी अपने पीरियड्स कंप्लीट किए हैं उसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ओके, तो जैसे आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, वाई पे हमने वोल्टेज का लेवल ले रहे हैं, और टी, कैपिटल टी इज़ अ टाइम पीरियड और एफ इज़ अ फ्रीक्वेंसी। तो हाउ टू जनरेट एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को जनरेट करने के लिए हमें एक सेटअप की ज़रूरत पड़ती है जिसमें कई कंपोनेंट रहते हैं। इस डायग्राम से आप देख रहे होंगे कि इसमें देयर आर वेरियस कंपोनेंट विच आर यूज टू जनरेट एसी वोल्टेज। ओके, तो फर्स्ट वन यहाँ आप देख रहे हैं एन एंड एस। तो एन एंड एस जो यहाँ है वो एक बार मैग्नेट है, ये उसके 2 पोल्स हैं। ओके, तो एन पोल एंड एस पोल, और इन दोनों के बीच में जो आप रेड और ब्लू कलर से देख पा रहे होंगे, ये 2 सेपरेट कंडक्टर हैं। सेपरेट इन द सेंस कि रेड इज़ डिफरेंट एंड ब्लू इज़ ऑल्सो डिफरेंट। ओके, जो छोटे छोटे रिंग आप यहाँ देख रहे होंगे, दीज आर कार्बन ब्रशेस। जनरली होता क्या है कि जब कंडक्टर में हमारे EMF प्रोड्यूस होगा, उससे एक करंट फ्लो होगी,
तो उस करंट को या फिर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए हम इन ब्रशेस का यूज़ करते हैं। जो रेड वन में कनेक्ट है वो आपको कुछ और लेवल देगा, जबकि जो आपका ब्लू वन में कनेक्टेड है वो आपको कुछ और लेवल देगा। ओके, इसके अलावा स्टडी मैग्नेट टाइप, मैग्नेट जो है वो स्टडी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है आपका। ओके, 2 कंडक्टर्स जैसा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इसके अलावा एक्सेस ऑफ रोटेशन आप देखिए कि इसको हम काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। ओके, मतलब क्लॉक की डायरेक्शन के अपोजिट। ओके, इसके अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स जो अपनी मेन चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ अगर कोई चीज़ है तो वो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फ्लक्स की डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या होता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन इन पर्टिकुलर एरिया इज़ नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल ऑलवेज बी एन टू एस, मतलब एन से लेके एस तक इसकी आपकी डायरेक्शन होगी। ओके, अब बात करें कि जनरेशन की, तो आखिर जनरेशन होता कैसे है। अब जब भी हम इस कंडक्टर को, सेट ऑफ कंडक्टर को एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि एक टाइम ऐसा रहेगा कि जो आपकी रेस हैं वो आपसे इस तरह से पास हो जाएंगी, मतलब देयर विल बी नो कॉन्टैक्ट बिटवीन कंडक्टर प्लेट एंड लाइंस ऑफ फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो जब यहाँ इसको कोई कट नहीं कर रहा है तो मतलब इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, और जब भी कोई कांटेक्ट नहीं होगा तो हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा। ओके, और जब मैक्सिमम लाइंस परपेंडिकुलर कंडक्टर को टच करेंगी या फिर कट करेंगी, ओके, जनरली ये कट ही करेंगी, तो जब मैक्सिमम लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल कट द कंडक्टर सो वी विल गेट द मैक्सिमम वोल्टेज। ओके, तो जैसा हम देख रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ ये कंडीशन है जो आप देख रहे हैं, तो ये धीरे धीरे ऐसे करके मूव करेगा। ओके, मूव करेगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ ज़ीरो लेवल होगा और एक कंडीशन होगी कि ये पीक लेवल पे होगा, मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन को ये कट करेगा। ओके, तो एक कंडीशन आएगी कि ये नंबर ऑफ़ लाइंस रिड्यूस होना चालू हो जाएंगी, तो आप जैसा भी इसको मूव करते जाएंगे तो नंबर ऑफ़ लाइंस अगेन रिड्यूस होंगी, और ये वो कंडीशन होगी कि जब आपकी साइकिल होगी 180 डिग्री, मतलब ये आपकी पोजीशन मानिए 0 डिग्री। ओके, फिर ये आपकी 45, ये आपकी 90, मतलब 90 डिग्री पे आपको मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा। ओके, फिर अगेन ये 135, फिर आपको हाफ लेवल मिलेगा। उसके अलावा फिर जब ये फिर पैरेलल हो जाएगा अगेन साइकिल में, जब ब्लू कंडक्टर इस साइड होगा और रेड कंडक्टर आपका इस साइड होगा, तो अगेन आपको 0 मिलेगा, और ये कंडीशन होगी 180 डिग्री की। ओके, और अगेन ये जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये फिर से एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। ओके, और डिग्री इस टाइम होगी आपकी 270 डिग्री। ओके, और अगेन ये लौटेगा 0 डिग्री और 360 डिग्री पर। ओके, तो जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर एसी को हमने जनरेट कैसे किया। ओके, हमने 0 डिग्री से चालू किया। ओके, उस टाइम हम थे ए पोजीशन पे। ओके, फिर जब हम 45 की बात कर रहे थे तो हम बी पोजीशन पे थे। उसके बाद जब हमने 90 डिग्री या पीक लेवल की बात की थी तब हम सी पोजीशन पे थे। ओके, इसके अलावा अगेन फिर हम जब 135 पे पहुंचे थे तो हमने डी की बात की थी। इसके अलावा 180 पे हमने ई की बात की थी, और ऐसे ही रिस्पेक्टिव एंगल हैं जो हमने यूज़ किए थे। ओके, नेक्स्ट, तो अब इसका हम थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे कि आखिर इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। टू अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ होता क्या है कि जो आपका ईएमएफ जनरेट होगा, इसको हम एक वैल्यू दे रहे हैं, पर्टिकुलर वैल्यू ई, और ये इक्वल होगी v इंटू एल इंटू वी साइन थीटा वोल्ट्स। ओके, चूँकि ये साइनसॉइडल फंक्शन है, हमने देखा कि दोनों को मिलाया, तो इसे हम साइन या कॉस किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ जनरली हम इसे साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेयर आप देखेंगे बी जो है आपका फ्लक्स डेंसिटी है। फ्लक्स डेंसिटी मीन नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। ओके, और इसकी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी आपकी वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा एल जो है वो आपकी इफेक्टिव लेंथ है कंडक्टर की, मतलब सपोज़ मान लीजिए ये आपका कंडक्टर रहा और ये आपका बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट के कॉन्टैक्ट में जितना भी आपका एरिया है वो होगा आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसके अलावा v जो है वो आपका लीनियर वेलोसिटी है कंडक्टर की। ओके, और इसके अलावा em
और VIB ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF, जो हम देख रहे थे एक पॉजिटिव पीक थी और एक नेगेटिव पीक थी। ओके, तो VIB को हम EM से यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं, तो E की जो फाइनल इक्वेशन आ रही है, इट इज़ अ EM sin थीटा वोल्ट्स। ओके, वेयर EM इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF। नेक्स्ट वन इज कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिन्हें हमें समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। ओके, फर्दर इनको नेक्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि ये ऐसे टर्म है जिनको आपको बार बार यूज़ करना है, इनसे यूज टू होना आपका बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज साइकिल। तो साइकिल इज अ ऑसिलेशन विच कंटेन पॉजिटिव पीक एंड नेगेटिव पीक एज वेल। ओके, तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव पीक को हम कंबाइन कर लेते हैं या फिर एक ही तरह से देखते हैं, तो और यू कैन से अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव पीक इज नोन एज साइकिल। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। इट इज़ वेल डिफाइंड दैट नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ 1 सेकेंड। ओके, तो जितने भी 1 सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट हुए हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। और इसकी SI यूनिट की हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे हर्ट्ज लिखा है, इट इज़ अ इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजरिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड। ओके, तो टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन साइकिल टेकन टाइम इज़ नोन एज टाइम पीरियड। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो भी हमारा टाइम लगा है उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। ये आपका मिली सेकेंड से लेके माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड। तो देयर इज क्लियर डायग्राम ऑफ एम्पलीट्यूड दैट here is a positive and negative peak again. Okay, so there is a some peak value of positive as well and some peak value on negative as well. So there is this is known as the amplitude. So amplitude is a maximum value of magnitude. Okay, whether it will be positive or negative. Last one is phase and phase difference. So generally अगर simple language में हम बात करें तो phase is nothing but angular displacement of waves, और यू कैन से द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द वेव। ओके, जैसा कि रेड और ब्लू डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो रेड वन है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और जो आपकी ब्लू है वो कुछ पार्ट नीचे से, और नीचे से इन द सेंस देयर इज़ अ सम फेज डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच का जो एंगुलर डिफरेंस है वो आपका रहेगा फेज डिफरेंस। ओके, सो आई होप कि ये सब आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाली है, तो प्लीज़ बी अवेयर। ओके, थैंक यू वेरी मच।